क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित कण का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो आवेश का मान हो जाएगा ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी आधा। चलो ए पर हाथ उठाओ, ए पर, बी और सी पर सब लोग, और डी पर कोई है? बहुत बढ़िया। हमने बताया था कि आवेश का परिमाण जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, और इसीलिए आवेश का आप गति चाहे वेग कितना हो गुना कर दीजिए, वो क्या रहेगा? अपवर्तित। और आप लोग सभी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल। निम्न में आवेश का सबसे छोटा मान होता है। ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 1 कूलॉम, ऑप्शन सी 1 स्टेट कूलॉम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन। चलिए ए पर बताइए कितना लोग हैं? ए पर, बी पर, कमेंट, बी पर, बी, सी, सी परीक्षा में आ चुका ये क्वेश्चन है, सी। और डी कंफ्यूजन। दुनिया में सबसे छोटा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। अगर ये छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज भी सबसे कम किस पर पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर। तो दुनिया में सबसे छोटा आवेश जो होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन ए आंसर होगा। कूलॉम का मतलब होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक स्टेट कूलॉम का मतलब एक ESU है ना, 3 × 10⁻9। नहीं, ये तो ESU हुआ ना, तो 1/3 × 10⁻⁻9। तो ये भी इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज़्यादा ही है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश सबसे कम होता है। माने आवेश का सबसे न्यूनतम मान जो होता है वो किस पर पाया जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। अच्छा, तुम लोग जानते हो कि परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, तो इलेक्ट्रॉन भी छोटे छोटे कणों से बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको क्या कहते हैं? नहीं मालूम है? परमाणु किस चीज से बना होता है? चलो ये भी बता ही देते हैं, जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। परमाणु 2 चीजों से बना होता है। एक का नाम है नाभिक, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। और नाभिक जो होता है वो 2 चीजों से बना होता है, प्रोटॉन एगो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब 3 तरह के पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीज जो है ये भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, और इन तीनों छोटे कण को क्वार्क कहा जाता है। समझ में आया? क्वार्क कहा जाता है। और क्वार्क भी 2 तरह का होता है, एगो अप क्वार्क, एगो डाउन क्वार्क। एगो अप क्वार्क को U से स्विच करते हैं और डाउन क्वार्क को D से स्विच करते हैं। अप क्वार्क
और ये है डाउन क्वार्क। ठीक है, अब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ये क्या होता है भाई? तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है, अप क्वार्क पर वो इलेक्ट्रॉन का 2/3 चार्ज होता है, समझ में आया? और डाउन क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज होता है। अब हमको ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना है? 1 ई के बराबर होता है। हम तुमसे ये बोलें कि 2e/3 और 1e/3, ये जो चीज देख रहे हो अप क्वार्क ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? निगेटिव होता है। डाउन क्वार्क निगेटिव चार्ज होता है, अप क्वार्क क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तुमको पता है हम क्या बता रहे हैं? परमाणु का आज तक तुम ये सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही परमाणु बनाता है। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण होता है, प्रोटॉन से भी छोटा कण होता है जिसे क्वार्क बोलते हैं। क्वार्क कितने तरह का होता है? 2 तरह का। अब तुमको ये भी पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्यों नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें कि इसमें से तुमको इस तरह से चुनना है कि जोड़ने के बाद ई आ जाए, ऐसा हम क्या चुन लें कि जोड़ने के बाद ई आ जाए? ठीक है, हर एक चीज इसमें 3 गो क्वार्क से बना होता है। प्रोटॉन भी कितने क्वार्क से बनेगा? 3। न्यूट्रॉन भी कितने क्वार्क से? 3। और इलेक्ट्रॉन भी 3 क्वार्क। 3 गो क्वार्क कोई भी चुन सकते हो, लेकिन जोड़ जाड़ करके क्या आ जाना चाहिए? ई आ जाना चाहिए। अब ई आएगा तो कैसे आएगा? तो आप ठीक से देखिए, अगर आप -1/e ले 1/3 ई ले रहे हैं, फिर -1/3 ई, फिर -1/3 ई, तो जोड़ के देखो कितना आएगा? आए -3/3 आएगा। आए, चलो इसको हम अलग लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन को लिखना है, इलेक्ट्रॉन -1/3 ई, फिर -1/3 ई, फिर -1/3 ई, जोड़ो 3 लघुत्तम हो गया, -e -e -3e/3 कट गया, -e। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए? माइनस लगा दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक कण है और वो भी 3 तरह के कण से बना होता है। समझ में आया? तो अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने क्वार्क से बना होता है? 3 क्वार्क से। और तीनों कौन से क्वार्क होते हैं? डाउन क्वार्क या अप क्वार्क? कौन सा क्वार्क लिए हैं? डाउन क्वार्क। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है 3 गो डी से बना होता है। बात समझ में आया? 3 डाउन क्वार्क से बना होता है। अब बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चीज से बना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है कि माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो हम 2 गो अगर अप क्वार्क लेते हैं, तो 2 गो अप क्वार्क का मतलब 2e/3 प्लस 2e/3। आइए गो क्या लेते हैं? आए माइनस यानी डाउन क्वार्क, तो क्या लिखेंगे? e/3। अब थोड़ा सा एलसीएम लिख करके देख लीजिए क्या हो रहा है। 3 कितना हो रहा है? 4e या माइनस ई आ रहा है? 3e/3। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है तो ये प्लस में आया। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन ये 2 गो अप क्वार्क और 1 गो डाउन क्वार्क से बना होता है। अब आपसे पूछे कि प्रोटॉन कितने कणों से बना होता है? 3 कणों से, 2 गो अप क्वार्क से और 1 गो डाउन। बोलो क्लियर हुआ? अब न्यूट्रॉन तुम लोग को बनाना है कि न्यूट्रॉन किस चीज से बना होगा। न्यूट्रॉन के लिए हम क्या क्या लें? तुम्हारे पास ये है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है। कितने क्वार्क लें? 1 गो। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? 0। 0 आना चाहिए। तो 1 गो अप क्वार्क मतलब 2e/3 लो। उसके बाद 2 गो डाउन क्वार्क मतलब e/3। e/3 निगेटिव में जोड़ के देखो, 3 LCM 2e - 2e कट गया, क्या गया? 0। तो अब बताओ न्यूट्रॉन किस चीज से बना होता है? 1 गो अप क्वार्क, 2 गो डाउन क्वार्क।
तो ये याद रहेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इलेक्ट्रॉन कितने क्वार्क से बने होते हैं? तो 3 डाउन क्वार्क से बने होते हैं। समझ में आया? और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 क्यों होता है? क्योंकि उसमें एगो आपका अप क्वार्क होता है और 2 क्या होता है? डाउन क्वार्क, जिसके वजह से इनके चार्ज को जोड़ने से क्या आता है? 0 आता है। हाँ, 2 अप क्वार्क एगो डाउन लेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या चीज? प्रोटॉन बन जाएगा। और 3 डाउन अप क्वार्क 3 डाउन क्वार्क लेंगे तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। बोलो, क्लियर हो गया? आज के बाद याद रखना है, अणु परमाणु से बना होता है। अणु जो होते हैं वो परमाणु से बने होते हैं। परमाणु 2 चीजों से बना होता है। परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉन से। नाभिक 2 चीजों से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये 3 जो कण है ये क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। क्वार्क कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का 2/3, प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में। अगर डाउन क्वार्क की चार्ज पूछे तो इस पे चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का 1/3, माइनस में कि प्लस में? माइनस में। फिर पूछ दे कि भाई इलेक्ट्रॉन किस चीज से बना होता है? तो 3 डाउन क्वार्क से, क्योंकि जोड़ने पर क्या आता है? माइनस ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। फिर पूछ दे प्रोटॉन पे भाई चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है और ये कितने क्वार्क से बने होते हैं? तो 2 अप क्वार्क का, एगो डाउन क्वार्क, इनको जोड़ने से हमारा ई यानी कि प्लस का वैल्यू आता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। समझ में आया? अच्छा, इसी तरह से न्यूट्रॉन जो होता है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना होता है। जोड़ने से चार्ज क्या आता है? 0 आता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए हम आते हैं अब आगे अगले कॉन्सेप्ट पर। हम लोग को आगे जो चीज समझना है उसको समझने के लिए देखिए, उसको लिखवाने का काम हम तो बाद में करेंगे क्योंकि उसको और डिटेल में आगे पढ़ना है। अभी जो चीज बता रहे हैं ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी बॉडी पे प्लस चार्ज है, कोई वस्तु है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ठीक सामने नेगेटिव चार्ज का एक प्लेट रखा हुआ है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है कि इसके बीच में कोई ऐसा चीज हम लेकर के जा रहे हैं जिस पर या तो प्लस चार्ज है या तो माइनस चार्ज है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई एक प्लस चार्ज वाला कोई पार्टिकल, प्लस चार्ज का सीधा मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पर बहुत सारा प्लस चार्ज है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई ऐसा चार्ज लेके गए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एगो हम यहाँ पे चार्ज लेके गए, चार्ज को प्रायः क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, क्यू से। तो यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज एगो लेकर के गए। ठीक, अब ये चार्ज प्लस में अगर होगा तो आप जानते हैं कि धन आवेश में प्रतिकर्षण होता है और ऋण आवेश और धन आवेश में आकर्षण। तो इस पर ये वाला मिल करके धक्का लगाएगा, मतलब एक बल लगाएगा इस तरफ, और ये माइनस वाला क्या करेगा? इस प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, अब ध्यान से तुमको यहाँ पे समझना है कि ये प्लस इस प्लस को धक्का दे रहा है। यहाँ पर एक ऐसा चीज तुमको समझना है जो हमें दिखाई नहीं देता है फिर भी वो होता है। जस्ट इमेजिन, हम हवा नहीं देखते हैं, हवा तो हम देख नहीं सकते, फिर भी हम महसूस करते हैं। ठीक है, आप कभी सोचे हैं कि चुंबक को जब करीब में लाते हैं, हाँ दोनों होता है, लेकिन अब हमें ये जानना है, बहुत गहराई वाली बात समझनी है आपको। आगे की चीजें जो होंगी वो और आसान तब होंगी जब आप इन चीजों को समझें। थोड़ा अलग सोचिएगा तब होगा। नॉर्मल हम जैसे अपने दैनिक जीवन में जीते हैं उस हिसाब से अब सोचने से नहीं होगा, कुछ अलग सोचना होगा। जैसे हम आज तक कभी भी चुंबक पर थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं। चुंबक को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, दोनों केसेस हैं। एक चुंबक को चुंबक के पास रख देते हैं, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक दूसरे के करीब हो तो ये एक दूसरे को आकर्षित करता है। ध्यान से सुनना अब, ठीक है। जब ये एक दूसरे को आकर्षित करता है तो फिर मेरा ध्यान एक ऐसे चीज पे गया जो कि हम लोग अपने लाइफ में उसका कारण भी समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे हम एक वस्तु को रस्सी से बांध दिए, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, और उस रस्सी से बांध करके जब हम उसे खींचना शुरू किए तो वस्तु हमारी तरफ आकर्षित होना शुरू हुआ। हम खींचेंगे तो वस्तु मेरी तरफ आएगा, जैसे वस्तु द्वारा मुझ पे बल लगेगा और मेरे द्वारा वस्तु पे बल लगेगा। अब यहाँ कंपैरिजन करो,
नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को खींच रहा है। हम वस्तु को रस्सी के माध्यम से खींच रहे हैं, वस्तु हमें खींच रहा है। दोनों में कंपैरिजन क्या है? एक वो चीज रस्सी हमें दिखाई दे रही है कि हाँ बीच में बंधा हुआ है, जिसके वजह से हम वस्तु को खींच रहे हैं और वस्तु हमें खींच रही है। इसमें क्या है कि इसमें रेखाएं हैं, हमको वो चीज दिखाई नहीं दे रही जो रस्सी इसमें है। हम लोग 12 है, तो बैठो, खड़ा का है सब। चलो अब ध्यान दो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि दो वस्तु है, इमेजिन कीजिए और इसको थोड़ा गहराई तक सोचिए, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा होने के लिए ये एकदम समझना जरूरी है कि दो चीजों के बीच में, एक वस्तु और एक हम, दोनों के बीच में रस्सी है। रस्सी से जब हम रस्सी को जब खींचना शुरू कर रहे हैं तो रस्सी में तनाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और हम किसी वस्तु को रस्सी के माध्यम से खींच ले रहे हैं। रस्सी हमें दिखाई भी देता है कि हाँ भाई हम इस वस्तु को खींच रहे हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिना टच किए हुए, रस्सी से तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ रस्सी टच कर रहा है वस्तु में, हम बांधे हुए हैं और खींच रहे हैं, लेकिन एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच रहा है, तो कोई तो इनके बीच रस्सी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो हमें दिखता नहीं है, और फिर भी इनके बीच में कोई तो ऐसी रस्सी है जिसके वजह से ये एक दूसरे को बांध ले रहे हैं और बांध करके एक दूसरे को खींच रहे हैं। हम इसको ये समझ सकते हैं, इसको कई एक तरीका से हमको समझना होगा। हमें नहीं पता कि इनके बीच क्या है, पर इतना जरूर मालूम है कि जब इन दोनों को करीब लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब इसको पलट देते हैं तो धक्का भी देते हैं। गजब का रस्सी है। एक रस्सी से तुम किसी रस्सी से वस्तु को बांध करके एक दूसरे की तरफ खींच सकते हो, लेकिन रस्सी के जरिए धकेल सकते हो? नहीं, ये नहीं कर सकते। लेकिन ये गजब का चीज है कि इनके बीच में कुछ तो ऐसा चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, परंतु है, तभी तो दूर से ही एक दूसरे को खींच रहा है। वैसे ही अगर हम आवेश की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही कोई प्लस चार्ज हम रखेंगे तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को धक्का देगा। इसमें गैपिंग भी है, बिना टच किए हुए ये इसको फोर्स लगाया और ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है। इनके बीच तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो ऐसा चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो है। हम अलग अलग जब एक्सपेरिमेंट किए, इसके बीच में हवा रख करके देखे, इसके बीच में हम पानी रख करके देखे, इसके बीच में किरोसिन रख करके देखें, अलग अलग माध्यम रबर रख करके देखें, सब में इस पर लगने वाला बल का मान अलग अलग आया, ये वैल्यू अलग अलग आया। आप गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ग्रेविटी क्या करती है कि चाहे आप पानी में, आप सुने होंगे कि जी, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, लेकिन उसके पहले एक और वर्ड लगा रहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक शब्द क्यों जुड़ा रहता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि दो वस्तु है और दोनों वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल 5 न्यूटन का लग रहा है, अगर इन दोनों वस्तुओं को पानी में डुबा दें, पानी में डुबा दें, तो ये बल 5 न्यूटन से कम हो जाएगा या 5 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा या 5 न्यूटन ही रहेगा? 5 न्यूटन ही रहेगा। ये इसकी खासियत है। न्यूटन के अनुसार उनका कहना यह है कि कैपिटल जी, जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर में, ये कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तुम पानी में चले जाओ, किसी कोने में बैठ जाओ, ग्रेविटी तुमको नहीं छोड़ेगी। ग्रेविटी उतना ही बल लगाएगी जितना पानी में लगा रही है, जितना हवा में लगा रही है। इसका फोर्स हर जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे चीजें अलग थी, इसमें चीजें अलग थी। जैसे चार्ज यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे भी आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल लग रहे हैं, इसमें तो केवल आकर्षण है, इसमें माध्यम चेंज कर रहे थे, बल का मान बदल जा रहा था। ठीक है, तो जो चीज निकल रही थी उस चीज को हमने एक कल्पना मान करके एक नाम रख दिया। हमने ये मान लिया कि जो प्लस चार्ज है वो उत्पन्न कैसे हुआ था, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला था इसलिए उत्पन्न हुआ था। इमेजिन करो,
यहाँ प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हट गया है और हट करके यहाँ आया है। अगर हम ये मान लें कि एक रास्ता ऐसे बना, ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ ये जो हम लाइन खींचे हुए हैं ये वही रस्सी है जो हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी ये होता है, ये मान करके हम चलते हैं, तभी हमें चीजें समझ में आती हैं। हम और भी घटनाओं को बहुत अच्छा से समझ पाते हैं जब हम ये मान लें कि प्लस में से कुछ तो ऐसा चीज है जो निकलता है और वो निकल करके कहाँ प्रवेश करता है, माइनस। इन चीजों को हम लोगों ने नाम दिया है विद्युत क्षेत्र रेखा। समझ में आया? इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको हम आगे लिखवाएंगे भी, लेकिन हल्का सा आज आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आगे की जो चीज आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि प्लस से जो चीज निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर हम ये कहें कि इसमें से 50 निकल रहा है, 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं मान लेते हैं, परंतु यहाँ 50 नहीं पहुंचा, यहाँ 50 के बजाय 45 ही पहुंचा, 5 गो रास्ते में रह गया। कुछ तो ऐसा चीज है जो बीच में रोक लिया होगा, कोई तो ऐसा चीज हो सकता है। हमने इसमें पानी रख करके देखा, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि अब 50 45 के बजाय अब 30 ही आ रहा है, तो 20 गो रुक गया। अगर हम तुमसे पूछें कि माध्यम चेंज करने के वजह से इनकी संख्या कम हो जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? बीच में कोई रोकने वाला है, और कौन रोक रहा है? माध्यम। माध्यम प्रतिरोध का काम कर रहा है। किसके प्रतिरोध का काम कर रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा जितना दूर में फैला हुआ है, इस पूरे जगह को हम केवल विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा इस लाइन को बोल रहे हैं, और ये लाइन जितना में है इस पूरे एरिया को हम लोग केवल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो उसके लिए रेखाओं भी की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इसकी संख्या भी क्या होगी? कम होगी। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा हो और उसमें बाधा उत्पन्न करने वाला कोई आ जाए, समझ में आया, तो वो कौन हो सकता है? माध्यम। माध्यम होंगे जो विद्युत क्षेत्र को बनने से रोकेंगे। तो अब हमने एक बात, बहुत अच्छा बात सीखा कि माध्यम के अंदर एक गुण होता है, चाहे माध्यम कोई भी हो, कोई भी माध्यम हो, वो विद्युत क्षेत्र बनने का क्या करेगा? विरोध करेगा। और ये जो विरोध होता है ना, इसी को हम लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता, या इसी का नाम परावैद्युतता है। अब एग्जाम में पूछता है कि विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं? तो आप एकदम अपनी भाषा में लिख सकते हो, बोल सकते हो कि सर विद्युतशीलता क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जब बनता है तो जो भी माध्यम होते हैं उस विद्युत क्षेत्र के बनने का विरोध करते हैं। माध्यम के इसी गुण को क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। एप्सिलॉन ऐसे बना दोगे, इसे एप्सिलॉन बोलेंगे। समझ में आया? माध्यम कौन सा है उसको लिखने के लिए इस जगह पर लिखते हैं। अगर वायु माध्यम है या निर्वात माध्यम है तो यहाँ सिर्फ एक शून्य लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा या तो वायु माध्यम है या निर्वात माध्यम है। और एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता। इसको हम नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बोले एप्सिलॉन नॉट तो आपको बोलना है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आया? अगर हम एप्सिलॉन और यहाँ W लिख दें तो वाटर हो जाएगा, यानी किसकी विद्युतशीलता? पानी की विद्युतशीलता। अब आपके ऊपर निर्भर है कौन से माध्यम को लिखना चाहते हो। पानी का लिखना चाहो तो वाटर हो जाएगा, कांच का लिखना चाहो तो यहाँ पे G हो जाएगा, ग्लास, ठीक है। कागज का लिखना चाहो तो एप्सिलॉन P, पेपर मतलब कि कागज हो जाएगा। अभ्रक का लिखना चाहो तो उसके लिए माइका हो जाएगा M, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे, उसको आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू पता किया गया कि इसका मान कितना होता है, लेकिन इसका मान इतना आसानी से नहीं निकला। इस मान को कूलॉम्स ने भी कैलकुलेट किया था, कूलॉम ने अपने नियम में बताया था। ठीक है, तो कूलॉम के नियम को पढ़ने से पहले आपको समझना है कि विद्युतशीलता क्या होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू भी हमको पता है। इसका जो वैल्यू निकाला गया था वो था 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन। ठीक है, अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू निर्वात के लिए या वायु के लिए कितना होता है, 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये इसका मात्रक भी हम जानेंगे कि कहाँ से आया, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि विद्युतशीलता है क्या। अब ध्यान दीजिए, ये किसका विद्युतशीलता है, ये सिर्फ वायु का है, वायु या निर्वात का है, ये दोनों के लिए ये वैल्यू है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम था, पानी के लिए वैल्यू निकाला गया। पानी का जब वैल्यू निकाला गया तो वो वैल्यू इस वैल्यू से लगभग 80 गुना बड़ा था, 80 गुना लगभग बड़ा था। रबर का निकाला गया लगभग 12-13 गुना बड़ा था। अलग अलग चीजों का वैल्यू अलग अलग था। इतना बड़ा बड़ा डाटा हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, प्रॉब्लम ये आ गया। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए कि इसको याद कैसे रखें। अगर हम 80 याद रखते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू याद रखते हैं तो पानी निकाल सकते हैं। कैसे, 80 से इसमें गुना कर देंगे। बात बुझाया, मतलब एप्सिलॉन नॉट में हम कितना से गुना कर देंगे, 80 से। शुद्ध पानी रहे तो 81 से। बात बुझाया, नहीं तो पानी खाली बोला जाए तो 80 मान के चलना है। अगर इसे हम गुना कर देंगे तो हमको एप्सिलॉन वाटर का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अगर इसी तरह से किसी भी माध्यम का तुमको वैल्यू दे दिया जाए तो आराम से उसका वैल्यू निकाल सकते हो टोटल, लेकिन कौन सा नंबर मालूम होना चाहिए कि वो कितना गुना बड़ा है। बात बुझाया। तो ये जो नंबर देख रहे हो, इस नंबर का भी एक नाम है, इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। बात समझ में आया, या सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये भी पूछता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में किसी खास संख्या से गुना कराने पर दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात हो जाए तब उस खास संख्या को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। फिर से, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में किसी खास संख्या से गुना कराने पर, बात समझ में आया, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में किसी खास या विशेष, अपनी भाषा में, ठीक है, से गुना कराने पर हमको किसका विद्युतशीलता प्राप्त हो, जो दिया गया माध्यम है, जो प्रश्न में दिया रहेगा, जैसे वाटर रहेगा, है ना, कागज रहेगा, रबर रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उस दिया गया माध्यम हो गया। और दिए गए माध्यम का विद्युतशीलता हमको प्राप्त अगर हो गया तो ये जो नंबर है, यानी ये जो संख्या है, इसी संख्या को क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका एक और नाम है परावैद्युतांक। क्या नाम है, परावैद्युतांक। आपसे पूछ दे कि परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या होता है। तो अब आप फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं अगर विद्युतशीलता पूछता हूं कि विद्युतशीलता क्या है, ठीक है, तो आंसर होगा कि विद्युत क्षेत्र के बनने में, है ना, विद्युत क्षेत्र के बनने में माध्यम विद्युत क्षेत्र बनने का क्या करता है, विरोध करता है। विद्युत क्षेत्र बनने में माध्यम विद्युत क्षेत्र बनने का विरोध करता है। माध्यम के इसी गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है और इसका मान कितना होता है, 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये वैल्यू हो गया। ये किसका परिभाषा हो गया? विद्युतशीलता का। अब पूछें कि अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो आपको क्या बोलना है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में किसी विशेष संख्या से, है ना, किसी विशेष संख्या जो हो रहा है गुना, तो उसका नाम पहले बताओ क्या है? अपेक्षिक विद्युतशीलता ना। अपेक्षिक का इंग्लिश होता है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो परमिटिविटी छोड़ो, रिलेटिव समझ में आ रहा है ना। काची से शुरू हुआ? आर से। तो जो विशेष संख्या है उसका सिंबल क्या होगा? एप्सिलॉन आर। सिंबल क्या होगा? एप्सिलॉन आर। या इसका सिंबल के हो सकता है, के। मन करे तो के लिखो, नहीं तो क्या लिखो? एप्सिलॉन आर। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में किसी विशेष संख्या से गुना करने पर यदि हमें दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता प्राप्त हो जाए तो उस विशेष संख्या को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के बनने में माध्यम विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। विद्युत क्षेत्र के बनने में माध्यम विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। माध्यम के इस गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है एवं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया? इसका मान 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बोलो, क्लियर हो गया? कौन कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। चलिए आप बताइए, विद्युतशीलता क्या है? विद्युत क्षेत्र बनने में माध्यम। अपनी भाषा में बोलो, जो मैं बोला हूँ रटने की जरूरत नहीं। जब विद्युत क्षेत्र बनता है तो जिस माध्यम में होता है वो माध्यम विरोध करता है, माध्यम किसी को विद्युतशीलता। मतलब विद्युत क्षेत्र जब बन रहा है तो उसका वो विरोध करेगा कि विद्युत क्षेत्र ज्यादा क्यों बन रहा है, कम होना चाहिए। और माध्यम का यही गुण। हाँ, विद्युतशीलता को किस चीज से सूचित किया जाता है? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। इसको किससे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन हो गया। और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से। इसका मान कितना होता है? 8.85 बैठिए, आप बताइए आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में विशेष संख्या से, हाँ, दिए गए माध्यम का विद्युतशीलता प्राप्त हो जाता है। तो किसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले? जिस संख्या से गुना किए उसे हम क्या कहेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहेंगे। वेरी गुड। आप बताइए क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता? निर्वात का विद्युतशीलता में किसी खास नंबर से गुना कराया जाए तो दिया गया माध्यम का विद्युतशीलता प्राप्त होता है। तो उस खास नंबर को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक के जगह पर सापेक्षिक भी हो सकता है। बैठिए। अब एक खास सवाल जो सब लोगों से है, कौन बता सकता है इस संख्या का यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? सोच के बताइए, आपके सामने आंसर है। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? और कोई? यही आंसर होगा? ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट एक विद्युतशीलता है, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ एक नंबर से गुना किए हैं, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता। बात समझ में आया? केवल एक नंबर से गुना करने से हमें विद्युतशीलता ही प्राप्त होता है। तो याद रहे कि अगर हम कहें कि 5 रुपया में 10 से गुना करा देंगे तो ये 5 गो आम, 10 गो आम, 50 गो आम नहीं हो जाएगा। रुपया से ही दूसरी चीज थोड़ी बदल जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? तो 10 का कोई मात्रक थोड़ी है। याद रखना है आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता। समझ में आया? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एप्सिलॉन आर बराबर, ये इधर आएगा तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होगा।
अब यहाँ वाटर होगा कि क्या होगा ये तो नहीं पता, इसलिए केवल एप्सिलॉन लिख दिए हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो वो लिख लेंगे। अब यहाँ बताओ इसका भी यूनिट वही होगा हाइट, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका भी कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दोनों मात्रा कट जाएगा, तो यही ना आएगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? चलिए इतना बात पहले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए विद्युतशीलता, परमिटिविटी मतलब परमिशन, या इसी को और क्या बोल सकते हैं, परावैद्युतता। बोले विद्युत क्षेत्र बनने में, विद्युत क्षेत्र बनने में कोई भी माध्यम, विद्युत क्षेत्र बनने में कोई भी माध्यम, विद्युत क्षेत्र बनने में कोई भी माध्यम विद्युत क्षेत्र बनने का, विद्युत क्षेत्र बनने का विरोध करती है। कोई भी माध्यम विद्युत क्षेत्र बनने का विरोध करती है, कोई भी माध्यम विद्युत क्षेत्र बनने का विरोध करती है। विरोध करती है। माध्यम के इसी गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम के इसी गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। इसे एप्सिलॉन से सूचित किया जाता है। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। जिसका मान एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हो गया? चलिए एक और हम लोग पढ़े हैं, ये हो गया ना। एक और पढ़े हैं रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसी को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का एगो इंग्लिश होता है अलग, जो आगे फिर से पढ़ेंगे, तो इसका इंग्लिश आपका हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। परावैद्युतांक का इंग्लिश होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
परावैद्युतांक। हो गया। डेफिनेशन लिखिए। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता में किसी खास संख्या से, किसी खास संख्या से गुणा करने पर, किसी खास संख्या से गुणा करने पर दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता प्राप्त हो जाए, दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता प्राप्त हो जाए, दिए गए माध्यम की विद्युतशीलता प्राप्त हो जाए, तो उस संख्या को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, तो उस संख्या को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन आर या के से सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन आर या के से सूचित किया जाता है, जिसे एप्सिलॉन आर या के से सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन आर या के से सूचित किया जाता है। हो गया, हो गया ना। अब बोलो हम क्या लिखेंगे, अगर हमको लिखना हो किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता अगर हमको निकालना हो, ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये बात समझ में आया। अच्छा एक और बात समझो, ध्यान से समझना। दुनिया में सबसे कठोर हीरा होता है, हीरा अधातु होता है, अधातु का अपरूप होता है, मतलब कार्बन, प्योर कार्बन से बना होता है। आपको मालूम होना चाहिए सबसे कमजोर अगर देखा जाए और सबसे बड़ियार देखा जाए तो पदार्थ के 3 अवस्थाओं में से, ठोस, द्रव और गैस में से सबसे पावरफुल कौन होता है, ठोस, सबसे कमजोर गैस, और बीच में कौन आता है, द्रव आता है। अगर हम ठोस में भी बात करें तो ठोस में भी 2 तरह का मुख्य पदार्थ होता है, एगो धातु एगो अधातु। धातु और धातु में बड़ियार कौन होता है, अधातु। धातु लोहा, कॉपर, ये सब क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो जो अधिक पावरफुल होगा वो विद्युत क्षेत्र को बहुत ज्यादा रोकेगा, है ना, और जो कमजोर होगा वो कम रोकेगा। सबसे कमजोर कौन, गैस। गैस का मिश्रण को क्या कहते हैं, हवा। तो हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब बताओ सबसे कम रोकने वाला और सबसे ज्यादा रोकने वाला कौन, जल्दी से बताओ। सबसे कम रोकने वाला हवा और सबसे ज्यादा रोकने वाला धातु। सबसे ज्यादा कौन रोकेगा, धातु, और सबसे कम कौन रोकेगा, हवा। तो इसमें एक नंबर देख रहे हैं ना, एप्सिलॉन आर। देखना हम क्या लिख रहे हैं, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, एगो सवाल भी करा दे रहे हैं तुरंत, 2 मिनट लगेगा। ध्यान से सुनो। अभी तुमने बोला धातु सबसे ज्यादा रोकेगा, राइट, तो इसका जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होगा ज्यादा होगा, माने इसके नंबर, इसका वैल्यू जो होगा नंबर का वो सबसे ज्यादा होगा, और इसी सबसे ज्यादा को अनंत कहा जाता है। समझ में आया। तो आपको हम अगर बोलें, यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं कि निर्वात या वायु कमजोर है या शक्तिशाली, निर्वात या वायु विद्युत क्षेत्र को बनने में कमजोर है। तो निर्वात या वायु की या के लिए
के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 1। निर्वात या वायु के लिए कितना वैल्यू हुआ? 1। क्यों हुआ समझो। एप्सिलॉन नॉट किसकी विद्युतशीलता है? वायु या निर्वात की। मैं कह रहा हूं कि वायु या निर्वात की अगर ये विद्युतशीलता है, इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? यही एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट में 1 से गुना किए, यही आ गया। तो 1 से गुना किए इस चीज को, जिससे गुना करते हैं इसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो इसीलिए वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है? 1 होती है। ये बात क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निर्वात या वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 1 होता है। और धातु के लिए इनफाइनाइट यानी कितना? अनंत होता है। ये बात समझ में आया? अब एक तरफ मान के चलो इधर धातु है, इधर आपका गैस है, तो इसके बीच में द्रव आ जाएगा, अधातु आ जाएगा। मतलब बोले धातु से कमजोर कौन? अधातु। अधातु से आपका कमजोर कौन? बीच वाला, द्रव हो गया। द्रव के बाद क्या हो जाएगा? गैस। तो बोलो गैस का एगो छोर आपको पता चल गया कि गैस भाई कितना? 1। और इसके बाद कितना? इन्फिनिटिव। आप ये इसको क्या बोल रहे हो? धातु। और इसको क्या बोल रहे हो? तो अन्य पदार्थ बीच में आ गया, अन्य पदार्थ बीच में आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि अन्य पदार्थ के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 और इन्फिनिटिव के बीच होता है। अब यहीं से उठेगा सवाल। अब क्वेश्चन क्या है समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछेगा कि शुद्ध पानी के लिए या शुद्ध पानी का आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। ऑप्शन ए 0, बी -1, सी 81, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। अच्छा ये सब नंबर क्यों नहीं होंगे? 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, -1 भी नहीं होगा। अच्छा मान के चलो यहाँ पानी नहीं रहता, रबर लिख देता, एक जगह लिख देता 4, तब भी आंसर क्या होता? 4, क्योंकि 1 और इन्फिनिटिव के बीच। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और एक सवाल इससे आता ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अभी इस पर सवाल भी चलेगा, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा तो भी उसमें सवाल आएगा। ठीक है, याद रखना। इससे रिलेटेड आएगा, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो आपको सोच के आंसर देना होगा। चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। हाँ टाइम भी हो गया और मेरा भी काम हो गया।